देश भर में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उत्तराखंड की तैयारियां कावड़ यात्रा को लेकर कैसी है, इस पर प्रशासन से लेकर शासन साफ तौर पर कह रहा है कि लगभग पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है और तैयारियां भी मजबूत है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष क्या सोचता है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के बड़े नेता और सांसद प्रदीप टम्टा जी, जिनसे हम बात करने वाले हैं। प्रदीप जी, सवाल ही यही है कि कावड़ यात्रा को लेकर हमेशा असमंजस्य ये बना रहता है कि कोई घटना ना हो जाए। सरकार कह रही है कि लगभग जो है अधिकतर संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, सरकार कह तो रही है लेकिन भरोसा लोगों को हो नहीं पा रहा है। आपको मालूम ही है कि कोविड के बाद पहली बार जब चार धाम यात्रा शुरू हुई और सरकार ने तमाम दावे किए थे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से चार धाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। और इधर 1-2 महीने में आप जान रहे हो कि 100 के करीब आसपास लोगों ने इस यात्रा में अपनी जानें दे दी। वो सरकार की अव्यवस्था, सरकार की तमाम तरह के दावों की पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। और उसी क्रम में जब 2 साल बाद ये कावड़ यात्रा हो रही है, क्योंकि कावड़ यात्रा नज़दीक के राज्यों में लोग एक साथ बड़ी ही तादाद में आते हैं, उसको नियंत्रण करना, उसको सुनियोजित करना, उन सुविधाओं को देखना, मुझे लगता नहीं, भरोसा नहीं होता है। लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा 2 राज्यों के बीच से होती है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। और इस समय जब चार धाम यात्रा भी प्रारंभ है ही है, तो चार धाम यात्रा के लोग आ रहे हैं। और इस कांवड़ यात्रा को जो विशेष 1 हफ्ते 10 दिन के लेगी, जिससे लोग देश के विभिन्न राज्यों और विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा के आसपास से गंगा को ले के पानी को लेने के लिए आते हैं। और लेकिन प्रदीप जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगी आपको, क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि बहुत जगह से लोग आते भी है। उत्तराखंड और यूपी की एक बड़ी भूमिका उसमें होती है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। नहीं, मैंने कहा ना, सरकार ने चार धाम यात्रा शुरू करते हुए भी यही सारे दावे किए थे। और उसके बाद राज्य के दावों की पोल खोलते हुए जब अव्यवस्थाएं दिल्ली तक पहुंची, तो भारत सरकार को अपनी आईडीपी और एनडीआरएफ की टीम को भेजना पड़ा था। कई कई आज तरीके के। सवाल ये जी। है कि ये यात्रा, कांवड़ यात्रा, 2 राज्यों के बीच से गुजरती है। हरिद्वार अंतिम बिंदु है और उत्तर प्रदेश, और हज़ारों की तादाद में, लाखों में प्रतिदिन लोग आते हैं। उस यात्रा को व्यवस्थित करना, और साथ ही साथ जो लोग रोज़ चल रहे हैं हरिद्वार राजमार्ग पर चार धाम यात्रा के निकले, इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग के, दोनों राज्यों की पुलिस को इस पर निगरानी रखनी चाहिए। और सर, मैं दुर्घटनाएं भी लेकिन बहुत होती हुई नज़र आ रही है और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी लोगों को होती है, जितनी ऊंची जो है वो चढ़ाई चढ़ते हैं। सरकार कहती है कि हर तरीके से एहतियात बरते गए हैं, हर तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन आपको ज़मीन पर क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इस बार तो जो चारधाम यात्रा में दुर्घटनाएं हैं, चाहे बद्रीनाथ रोड की ओर है और चाहे कि आपकी गंगोत्री वाली क्षेत्र में है, दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ी हुई। और वैसे भी पूरे राज्य के अंदर काफ़ी दुर्घटनाएं बढ़ी। तो ये सड़क दुर्घटनाओं के बड़े भी हादसे, और विशेषकर चारधाम यात्राओं में बढ़ी हैं। सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए, आखिर क्या कारण है, कहाँ से दिक्कत आ रही है, कि जो लोग यात्री गाड़ी हैं जो में जा रही हैं सवारियाँ, क्या वो नियंत्रित हैं या यात्रा के नियमों के अनुकूल चल रही है। इन सारी चीज़ों, और जगह जगह आपने स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए आपने क्या बंदोबस्त किए हैं। राज्य में चार धाम यात्रा आते हैं, 2 रूप से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो जाते हैं। एक तरफ सरकार दावा करती है, हम यात्रा को सुगम मार्ग संचालन के लिए हमने यातायात की सुचारू व्यवस्था की है, यातायात मार्गों पर स्वास्थ्य कर्मियों की उचित व्यवस्था की है। अब वो उचित व्यवस्था राज्य के दूसरे लोगों को प्रभावित कर जाती हैं, दूसरे क्षेत्रों से, जो राज्य के आप चार धाम क्षेत्र में जुड़े हुए नहीं है, वहाँ से डॉक्टर, वहाँ एक तरह की व्यवस्था आ जाती है, ट्रांसपोर्ट की वहाँ के द्वारा। तो राज्य को इन दोनों चीज़ों में समन्वय करना है। स्थानीय ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य कर्मियों की, वो भी पूरी हों, और ये जो तात्कालिक हमको यात्रा के लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा राज्य की सरकार का जो अभी तक 2 महीने का अनुभव आया है, तो बहुत ज़्यादा तो अनुकूल नहीं है, और लोगों को निराशा ही हाथ में। 100 दिन पूरे होने वाले हैं और किस तरीके से देखते हैं शिक्षा, चिकित्सा, पलायन के मामले को लेकर? देखिए, आशा थी कि जो दावे किए गए थे, मुख्यमंत्री ने जो पहली पारी शुरुआत की थी, उसी समय इन्होंने 20,000 से 24,000
पदों को क्योंकि रोज़गार का मुद्दा इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा, और खुद सरकार ने जहाँ कहा था कि हमारे राज्य में 24,000 के पास सरकारी पद खाली पड़े हैं। हम समझ रहे थे कि इन 100 दिनों में सरकार इस ओर ध्यान देगी। आज तक राज्य की सरकार ने कोई कैलेंडर जारी नहीं किया है कि ये जो 5 साल से उनके राज कार्यकाल जो रिक्त पद थे, इनको कब भरा जाएगा, एक सवाल। दूसरा सवाल है कि इस राज्य की अभी भी राजधानी का प्रश्न सेटल नहीं हुआ है। लोगों की भावना है, आंदोलनकारी भी चाहते थे गैरसैंण को क्या स्थायी राजधानी बनाया जाए, और उसी दबाव में इन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा, इन 100 दिनों में जो सरकार ने खुद ही समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया था, और ये कहते हुए कि समर में ही तो विधानसभा का सत्र होता है, और समर में विधानसभा का सत्र इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ पर हम 4 धाम यात्रा में व्यस्त रहेंगे। तो उन तमाम बुनियादी मुद्दों से सरकार वापस लौटी। और इस समय जो एक सबसे बड़ा सवाल है राज्य का, हमको याद है कि मोदी सरकार की वजह से, डबल इंजन की सरकार की वजह से हमको बहुत लाभ होगा, और आज उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य पर सबसे ज़्यादा कुठारा आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्मी में, सेना में उत्तराखंड के लोगों का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं रोज़गार का स्रोत है। एक छोटे से राज्य में 2-2 रेजिमेंट हैं, कुमाऊं गढ़वाल की हमारी रेजिमेंट है, और वहाँ पर रोज़गार पिछले 3 सालों से जहाँ भर्तियाँ नहीं थी, लोगों को लग रहा था कि हमको कुछ आशा की किरण नज़र आए कि भर्तियाँ खुली होंगी। राज्य की सरकार ने, जैसी मोदी सरकार ने अग्निवीर की सवाल को लिखे है, राज्य की सरकार ने इस सवाल को केंद्र के सामने उठाना चाहिए था कि इसकी वजह से उत्तराखंड को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला जा रहा है। हमारी आर्मी की अन्य आवश्यकताओं अनुसार राज्य के रोज़गार के हितों पर चोट पहुंच रही है। इस सवाल को मोदी सरकार के सामने मुख्यमंत्री को उठाना चाहिए था, जबकि इस बीच वो खुद प्रधानमंत्री से मिले हैं, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने इस सवाल को उठाया। तो इसलिए जो बुनियादी इशू थे, जो सवाल थे, चाहे रोज़गार को सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, पर्यटन का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, किसी तरह से एक नई सोच माननीय मुख्यमंत्री की नज़र नहीं आ रही है। उन इशू को, जो इशू जनता के हैं, उस पर ध्यान सरकार का नहीं है। नॉन इशू जिसको न मोदी सरकार ने, न योगी सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया, जैसे नागरिक सिविल संहिता कानून, या कि साहब हम राज्य के लोगों की में प्रोफाइल करेंगे कि कौन इस राज्य में आ रहा है, जबकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और देवभूमि सिर्फ एक धर्म की नहीं, हिंदुओं की भी देवभूमि है, सिखों की भी देवभूमि है, इस्लाम के लोगों को भी पिजन करीब है, वो सब की देवभूमि है। उस सब की देवभूमि आप लोगों का प्रोफाइल जांचेंगे तो नॉन इशू को इशू बना देना, और इशू को नॉन इशू बना देना, यही मैं समझता हूँ 100 दिन की धामी सरकार की उपलब्धि है। चलिए, प्रदीप टम्टा को आप सुन रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, सांसद है, उत्तराखंड से आते हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, इन 100 दिनों की सरकार के दौरान काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, उन मुद्दों पर बात भी नहीं हुई। यानी कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि उत्तराखंड में चिकित्सा, शिक्षा, पलायन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, विपक्ष के अनुसार उस पर काम नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।